नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर फिर एक बार से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक रहेगा नाउन और वर्ब का संबंध, नाउन वर्ब का फंक्शन, नाउन वर्ब का परिचय। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका यहाँ, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है नाउन और वर्ब। ये दोनों अगर संबंध को समझ लेंगे, दोनों का फंक्शन समझ लेंगे, तो किसी भी सेंटेंस का बुनियाद आप समझ लीजिएगा। किसी भी बात का ये दोनों आधार होता है, बेस होता है, नाउन और वर्ब। पहले देखेंगे क्या है नाउन और क्या है वर्ब। आपका बेसिक इंग्लिश जो पार्ट 1 जो वीडियो डाला हुआ है उसमें भी आप देखे होंगे या देख लेंगे कि नाउन का परिचय बेस में आपने किया था कि नाउन जो शब्द है, सबसे पहले ये नाउन शब्द आया है कहाँ से। देखिएगा, नाउन शब्द आया है नोमेन। नाउन शब्द आया है नोमेन, एक लैटिन वर्ड होता है। नोमेन एक लैटिन वर्ड है। इस शब्द से नाउन इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है, जिसका मतलब होता था नोमेन मीन्स नाम, जिसका मतलब अर्थ है नोमेन का अर्थ होता है नाम से। अब इसका केमिस्ट्री में एक शब्द पढ़े हुए नोमेनक्लेचर, नामांकन, इसी रूट से बनता है, लैटिन वर्ड है नोमेन से। आप सब जान गए तो नाउन कुछ नहीं, नाम। ये दुनिया में हम जस्ट बेसिक में भी आपको सिखा चुके हैं, समझ चुके हैं कि हर नाम नाउन है। चाहे दुनिया में आप जिस पर आपको नजर पड़ रहा है वो सब नाउन है। आप जिसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, छू रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, भाव बात जो भाव विचार नहीं कहता, भाव विचार जो अंदर अंदर सोचते हैं, वो सब एक इंडिविजुअल नाम, वो नाउन होता है। ये बेसिक पहचान है, सब नाम है। आप जो भी आप पढ़ रहे हो, भी जो भी आपको लग रहा है, मन में सोच रहे हो, वो सब नाउन है। तो ये नाउन का जो आपने अभी देखा कि बेसिक इंट्रोड्यूस किया गया है कि नोमेन लैटिन वर्ड का से रूट किया गया है नाउन को, जिसका मतलब है नाम। चलिए, तो है। और इधर देखिए वर्ब शब्द कहाँ से आया है, वो भी देखिएगा ना। नोमेन शब्द से तो नाउन आया, और वर्ब भी आया वर्बम नामक लैटिन वर्ड से। वर्बम, ध्यान से दोनों क्लियर करते जाइए, हम बेस से पढ़ा रहे हैं आपको। वर्बम भी लैटिन वर्ड है, वर्बम, और इस वर्बम से जन्म हुआ वर्ब का अंग्रेजी का शब्द, जिसका मतलब हुआ था, वर्बम का मतलब एक्शन। अब ध्यान से दोनों में समझ गए, दोनों का संबंध आप स्थापित कर रहे हैं नाउन वर्ब में। नाउन का आपसे पूछेगा तो बताएंगे आराम से कि नाउन कहां से, नोमेन से, जिसका मतलब नाम। और वर्ब कहां से, वर्बम से, वर्बम से, जिसका मतलब एक्शन। दोनों क्लियर हो गया, कहां से दोनों को उत्पत्ति हुआ। आगे देखिए, अब फंक्शन के व्यू से बात करेंगे कि नाउन की फंक्शन क्या है सेंटेंस में, और वर्ब फंक्शन क्या करता है। चलिए देखिएगा, फंक्शन के व्यू से, फंक्शन के व्यू से आप बात करेंगे हम लोग। नाउन का फंक्शन क्या है। अभी आपने सीखा है कि नाउन का फंक्शन जो होता है वे स्वाभाविक किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान नाउन से देता है, नाम देता है। वो तो ठीक है साहब, बहुत अच्छा है कि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि नाउन जो है उसकी उत्पत्ति जो नोमेन शब्द से हुआ है, वो रूप में क्या होता है, और रूप में फॉर्म में क्या होता है। यानी फॉर्म के कहने का मतलब होता है वो जो कर्ता बनेगा सब्जेक्ट, वो एक के लिए बनेगा या एक से अधिक के लिए काम करता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल होता है, क्या माने उसे। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप समझिएगा कि कोई भी नाउन का उत्पत्ति जो रूप के दृष्टि से, फॉर्म की दृष्टि से होता है, वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। यानी नाउन की उत्पत्ति फॉर्म की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हम समझते रहिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, और धीरे धीरे स्लो बेस पे ले चल रहे हैं आप लोग का कि नाउन की उत्पत्ति फॉर्म की दृष्टि से ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। यानी नाउन की उत्पत्ति फॉर्म की दृष्टि से ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसे प्लरल बनाया जाता है, इसे
प्लुरल बनाया जाता है, इसे प्लुरल बनाया जाता है। क्लियर हो गया सबका? यानी नाउन बेसिकली रूप से क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसे बनाया प्लुरल जाता है। अब कैसे बनाया जाता है? बेसिक है, बहुत आसान है कि कोई भी नाउन में सामान्यतः, कोई भी नाउन में सामान्यतः हम क्या जोड़ेंगे वो प्लुरल बन जाता है। सामान्यतः हम बार बार जोड़ रहे हैं, सामान्यतः तो तीन चीज को जोड़ना क्या बेस बना जाता है। तीन चीज को, क्या क्या तीन चीज का देखेंगे, क्या क्या तीन चीज को बेस मान रहे हैं हम लोग कि कोई भी नाउन जो है, नाम है, उसे आप प्लुरल बनाएंगे। कोई भी नाउन को आप प्लुरल कैसे बनाएंगे? तीन चीज बेस है आपका, या तो एस जोड़िए, या तो ईएस जोड़ दीजिए, है ना, या तो एस जोड़िए या तो ईएस जोड़िए, या दो अलग अलग नेचर के नाउन को भी जोड़ सकते हैं। दो अलग अलग प्लस एंड प्लस एन, एन फॉर नाउन, एन फॉर नाउन, और दो अलग अलग नेचर के नाउन को भी अगर हम कंजक्ट कर दें, जोड़ दें, तो भी वो क्या बन जाएगा? प्लुरल बन जाएगा। यानी एस ईएस, ये दो बेसिक हो गया नाउन को पहचान दिलाने में प्लुरल का। और ये जब अलग अलग नाउन, एक नेचर नहीं होना चाहिए, अलग अलग नेचर को जब एंड से जोड़ेंगे तो भी वो प्लुरल बन जाता है। ये तो आपने देख रहे हैं, इसका उत्पत्ति आपने देखा नाउन का कहां से आया। इसका सिंगुलर उत्पत्ति होता है, बनाया प्लुरल जाता है। कैसे बना जाता है? ये तीन से पांच से आप सीखे, एस जोड़िए, ईएस जोड़िए, या नाउन को अन्य नाउन में एंड जोड़कर आप कंजक्ट कर दीजिए। अब देखिए, ये तो नाउन की आपने देख लिया, थोड़ा साथ साथ लेते चलिए वर्ब का, चूंकि संबंध हम नाउन और वर्ब में ले जा रहे हैं। अब थोड़ा सा वर्ब का भी संबंध देखिए, चूंकि वर्ब जो होता है ना, उत्पत्ति में, उत्पत्ति में क्या माना जाता है? ऑलवेज प्लुरल। यानी वर्ब उत्पत्ति में ऑलवेज, हमेशा बोल रहे हैं, ऑलवेज प्लुरल माना जाता है, प्लुरल माना जाता है। यानी अभी सीखे क्या, नाउन उत्पत्ति में क्या माना जाएगा? देखिए यहां से, देखिए दोनों को साथ साथ ले रहे हैं, अच्छा रहेगा, दोनों को साथ साथ ले रहे हैं, अच्छा रहेगा। नाउन उत्पत्ति में क्या माना जाता है? सिंगुलर। वर्ब उत्पत्ति में क्या माना जाता है? प्लुरल। अब देखिए, दोनों तो नेचर में उल्टा हो गया ना, नेचर तो एक है ही नहीं, दोनों को उलट गया है। अब आप ग्रामर में दोनों के लिए मेल मिलाप करवाया, चूंकि नेचर से दोनों मिलेगा नहीं, तो ग्रामर ने एक नियम निकाला। क्या नियम निकाला? कि इस नाउन और वर्ब, चूंकि अगर एक नहीं रहेगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। नाउन और वर्ब अगर एक नेचर का नहीं मिलेगा तो सेंटेंस का अर्थहीन हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को बचाने के लिए नाउन और वर्ब को एक नेचर में लाया। कैसे? कि अगर नाउन की उत्पत्ति सिंगुलर है, इसकी उत्पत्ति प्लुरल है, तो ऐसा करें किसी एक को हम सिंगुलर रखें या प्लुरल रखें, और दूसरे को उसी के अनुसार हम बना दें। कैसे? देखिए कि सिंगुलर जो है नाउन को बनाते हैं प्लुरल, तो क्या क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस बेसिकली ले जा रहे हैं, वो तो नाउन एंड नाउन तो रहने दीजिए, एस ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्लुरल। अब चूंकि ये वर्ब की उत्पत्ति हुआ है प्लुरल, लेकिन इसमें जस्ट एस या ईएस जोड़ा जाता है, यानी इस वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है, तो वो हो जाता है क्या? सिंगुलर। एकदम बेसिक है, वो हो जाता है सिंगुलर। क्लियर हो गया? यानी नाउन में से जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्लुरल, वर्ब में से जोड़ेंगे बन जाएगा सिंगुलर। यानी यहां एक समानता हो गया। क्या समानता है? एस या ईएस। क्या समानता है दोनों में? एस एस। यानी एस एस वैसा एक फैक्टर है, वैसा तत्व है जिसमें दोनों को नेचर को एक लाया जा सकता है, दोनों के एक नेचर को मिला सकता है। कौन मिलाने वाला है? एस या ईएस। यानी एस एस लगाने से ये हो जाएगा क्या? सिंगुलर, और ये प्लुरल, है ना? उल्टा नहीं ना, उल्टा ये हो जाएगा क्या? प्लुरल। अब वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्लियर? अब अगर ऐसा हो गया ना तो मिल गया ना। कैसे मिल गया? यदि नाउन उत्पत्ति जो हुआ है, अगर नाउन में बिना एस एस नाउन रहे, यानी बिना नाउन में एस एस का हो, यानी नाउन में एस एस नहीं लगाए,
तो हम किससे जोड़ सकते हैं, किससे जोड़ सकते हैं, वर्ब का किस रूप में जोड़ सकते हैं, किस रूप में जोड़ सकते हैं, एसीएस वाला से। यानी नाउन में एसीएस नहीं हो तो बिना एसीएस का वर्ब लेंगे, यदि वर्ब में एसीएस लग गया तो बिना नाउन कर लेंगे, यानी नाउन में एसीएस नहीं लगेगा। ये तो उल्टा अर्थ हम लेके चल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए। वो एग्रीमेंट हुआ जिसको आप सिंटैक्स भी कह सकते हो। यानी नाउन और वर्ब का समझौता क्या है कि जिस तरह से नाउन का रूप रहेगा वैसा ही तरह से वर्ब का रूप रहेगा। यदि नाउन सिमिलर है तो वर्ब सिमिलर है, नाउन का रूप सब्जेक्ट के रूप में सिमिलर है तो वर्ब का भी काम सिमिलर करेगा। ये प्लुरल रूप में सब्जेक्ट का काम करेगा तो वर्ब भी प्लुरल बनेगा। ये हो गया एग्रीमेंट, नियम है, तरीका है सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए। यानी आप क्लियर हो गया, इससे आप तरीका है वो सीख लीजिएगा। क्या तरीका सीख लेंगे, देखिए, यानी किसी वाक्य में यदि नाउन में एस एस लगा है, यानी नाउन में एस या एस लगा है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या एस एस वाला लगेगा या बिना एस एस वाला, क्या लगेगा, सोच के बताइए। अगर नाउन में एस एस लगा है तो क्या ये बन गया प्लुरल, क्या बन गया प्लुरल। तो क्या वर्ब में अगर आप एस एस वाला रखेंगे तो ये तो सिमिलर ना हो जाएगा, ये तो सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर वर्ब एक साथ कैसे रहेगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यदि नाउन में एस एस लगा है तो बिना वर्ब को एस एस वाला लेंगे, यानी नाउन में एस एस है तो इधर नहीं होगा, वर्ब में नहीं होगा। और यदि वर्ब में एस एस है तो नाउन में नहीं होगा। क्लियर हो गया सबका। यानी नाउन के साथ जुटा तो वर्ब के साथ हटा, नाउन के साथ जुटा क्या एस तो वर्ब के साथ हटा। अब आपका एग्जांपल देंगे, आप सीख लिए होंगे, पकड़ लिए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दें राम, एक नाम है सिंगुलर है और यहाँ पे आपको वर्ब देंगे। अब सीधा पहले वर्ब पकड़िए कि सिंगुलर वर्ब रखना है कि प्लुरल वर्ब, टिक मारिए एकदम बेसिक। तो क्या टिक मारेंगे आप लोग, सिंगुलर वर्ब रखना है। और यानी अब सिंगुलर वर्ब में क्या है एस एस लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप जानते हैं ना कि वर्ब में एस एस लगाएंगे तो क्या बनेगा सिंगुलर। यानी ना राम के साथ कोई भी वर्ब रखेंगे तो कैसा वाला होगा एस एस वाला होगा। उसी प्रकार हम बॉय ले लें तो बॉय के साथ भी क्या रहेगा एस एस वाला रहेगा। उसी प्रकार बॉयज ले लें तो बॉयज के साथ क्या रहे, देखिए यहाँ एस लग गया तो इधर बिना एस एस के होगा, इधर बिना एस एस के होगा। यानी अगर एस इधर लगा है तो इधर वर्ब के साथ एस एस नहीं लगेगा। क्लियर, यहाँ तक बेस एकदम है, बहुत अच्छी तरह समझिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आगे बढ़ रहे हैं आप लोग का, चलिए देखिए। यानी अभी तक का शॉर्ट फॉर्म देख लेंगे। यानी नाउन का जो फंक्शन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, यानी नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर होगा तो वर्ब भी इसके साथ क्या लगेगा सिंगुलर लगेगा। और यदि नाउन के रूप में जो सब्जेक्ट प्लुरल लेंगे तो वर्ब भी क्या लेगा प्लुरल होगा। ये तो समझौता किया गया है सेंटेंस के मीनिंग रखने के लिए, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स कहते हो। अब यहाँ देखेंगे कि नाउन का जो फंक्शन आपने देखा, नाउन का पहचान देख लिया, वर्ब का उत्पत्ति देख लिया, दोनों का संबंध देख लिया। अब आगे देखिए थोड़ा सा डिटेल्स फंक्शन इसका लेके चलिए, किसका वर्ब का। अब इसमें आपको अच्छी तरह से समझना है वर्ब को। यहाँ उत्पत्ति संबंध आपका ज्ञात हो गया होगा। देखिए वर्ब का मतलब क्या है। वर्ब तो अभी आपने देखा एक्शन होता है, एक्शन है, आपने लैटिन वर्ड वर्बम से शब्द बना एक्शन। तो एक्शन ही सिर्फ वर्ब है क्या, नहीं, ये अधूरा है। एक्शन ही सिर्फ वर्ब नहीं है, एक्शन के साथ साथ स्टेट अवस्था, यानी वर्ब का रूप वो शब्द ले सकता है जो एक्शन बताए, यानी कर्ता के काम करने का अर्थ दे और साथ साथ कर्ता के बारे में भी बोले, कर्ता के बारे की यानी कर्ता की स्थिति के बारे में बोले, यानी जो स्टेट के बारे में बोले। ये दोनों शब्द वर्ब का रूप लेगा। यानी दोनों में अंतर क्या है, आगे देखिए थोड़ा सा समझिएगा। एक्शन का पहचान स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक्शन का पहचान स्पष्ट है कि जिस हिंदी शब्द के अंत में, जिस हिंदी शब्द के अंत में, जिस हिंदी शब्द के अंत में नाना नी जो लगा रहेगा, ना नी ने जो भी लगा रहेगा वो 100% एक्शन होगा। जैसे पढ़ना है ना, खाना, पीना, सोना, जो भी रीड हो गया, ईट हो गया, गो हो गया, ये सब के सब आपका एक्शन शब्द है। सब के शब्द क्या शब्द है, एक्शन शब्द है। क्लियर हो गया।
यानी हिंदी शब्द के अंत में जो भी नाना नीनी है वो सब एक्शन बताएगा। और एक्शन बताने वाला शब्द को मेन वर्ब कहते हैं। एक्शन बताने वाले शब्द को मेन वर्ब कहते हैं। एक्शन बताने वाले शब्द को हम मेन वर्ब कहते हैं। यानी जो भी नाना नी जिसके अंत में लगा है सब मेन वर्ब है। यानी मेन वर्ब का पहचान आपको क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा था, समझ गए होंगे कि आपसे पूछे मेन वर्ब कौन है, तो जो भी पढ़ना नाना नी वाला शब्द का अंग्रेजी आपको कर लो ना, रीड हो गया, ईट हो गया, ये सब कौन सा हो गया, मेन वर्ब हो गया। चलिए आइए अब अवस्था बताने वाला शब्द देखिएगा। अवस्था ये तो आप नाना नी वाला देखे, एक्शन वाला। अवस्था क्या है? जैसे कहते हैं ना कि मैं बीमार हूं, वो अच्छा लड़का है ना, कहते ना वह खुश है, वह खुश है, कहते ना सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, हैप्पी। ये ईज भला यहाँ क्या काम कर रहा है जी? ईज क्या है? ईज क्या है? ये ईज जो है ना वर्ब का, यहाँ ध्यान दीजिए, अवस्था स्टेट बता रहा है। यहाँ से काम का क्या बोध हो रहा है बताइए? मैं पढ़ता हूं, ये काम है पढ़ने का, लेकिन मैं खुश हूं, क्या खुश होने का काम है? क्या खुश होने का काम होता है? तो समझ रहे हैं ना कि वर्ब शब्द से एक्शन के साथ अवस्था बताने का काम जो करेगा वो दोनों रूप वर्ब कर लेगा। अब चलिए आगे देखिए कि वर्ब का जो हम डिटेल्स लेंगे वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो वर्ब शब्द का जो मेन वर्ब जो नाननी का एक्शन पहचान है ना, वो स्वरूप में 5 होते हैं, उसे 5 पार्टिकल में विभाजित किया गया है। यानी वर्ब का कौन स्वरूप को 5 पार्टिकल किया गया है? मेन स्वरूप को, मेन वर्ब को जो एक्शन बता रहा है, जो एक्शन बता रहा है ना, उसे 5 स्वरूप में बांटा गया है, 5 पार्टिकल में बांटा गया है। जिसे आप वर्ब का हम बात कर रहे हैं वर्ब को लेकर, एक्शन को लेकर, जिसे 5 स्वरूप में बांटा गया है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्शन को 5 स्वरूप में बांटा गया, जो वर्ब का 5 पार्टिकल है, वो क्या अवस्था का भी हो सकता है क्या? ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल हो सकता है। यानी वर्ब एक्शन बताने वाले को भी 5 स्वरूप में रख सकते हैं और स्टेट बताने वाले को भी 5 स्वरूप में रख सकते हैं, बशर्ते स्टेट बताने वाले वे शब्द को रखेंगे जो मेन वर्ब की तरह काज करे। यानी स्पष्ट हो गया। यानी तरीका क्या सीख लेंगे, ट्रिक कहिए या तरीका कहिए, कि जो शब्द मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह काज करे, मेन वर्ब की तरह काज करे, उसे 5 स्वरूप में रखा गया है, चाहे वो एक्शन बताए या चाहे स्टेट बताए। देखिए अब कैसे 5 स्वरूप में रखा गया है, इस पांचों स्वरूप के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी अच्छी तरह से ले लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सीख गए ना कि 5 स्वरूप में किसको रखा गया, बता दीजिएगा कि 5 स्वरूप में किसे रखा गया है, कि जो मेन वर्ब की तरह या मेन वर्ब दोनों को हम 5 स्वरूप में रख सकते हैं। अब ये देखिए 5 स्वरूप है क्या, ये 5 स्वरूप क्या है देखिएगा, इसको आप 2 दृष्टिकोण से समझिए, नंबर और टेंस, नंबर और टेंस। देखिए एक शब्द आया है टेंस, टेंस कुछ नहीं है बाबू, टेंस कुछ नहीं है, वर्ब यानी जो काम किस समय में होता है, काम किस समय में होता है वो ही समय सापेक्ष टेंस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं। अब देखिए ये जो नंबर के दृष्टि से आप टेंस के दृष्टिकोण से बांट रहे हैं, देखिएगा कि भी1 जो है, आपको अभी पता है कि वर्ब का मूल स्वरूप कौन होता है, भी1। वर्ब का मूल स्वरूप कौन होता है, भी1, जो ऑलवेज किस रूप में, किस नंबर में रहेगा, प्लूरल नंबर में। यानी वर्ब भी1 जो भी नाननी वाला शब्द है वो भी1 है और ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। अब आइए, ये सभी कोई नंबर से लेना देना नहीं है, ये तीनों का कोई नंबर से मतलब नहीं होता है, सिंगुलर और प्लूरल से। और जो भी5 स्वरूप होता है, चूंकि ये भी5 बना है कैसे, भी1 में एस या एस जोड़ते हैं तो बनता है भी5, जो ऑलवेज होता है सिंगुलर। अभी आपने देखा है कि वर्ब में एस या जोड़ने से सिंगुलर होता है। यानी 2 नंबर की बात करेंगे, या तो भी1 या तो भी5। भी1 ऑलवेज होता है प्लूरल, भी5 जिस भी5 इसको 5 ना समझ को आप एस भी समझो, भी एस,
यानी एस एस लग गया तो सिंगुलर। यानी क्लियर हो गया। ये प्लूरल V1 नाना नहीं वाला शब्द, जैसे रीड तो क्या मानेंगे प्लूरल, लेकिन कहेंगे रीड्स क्या कहेंगे सिंगुलर। चलिए आगे देखिए, टेंस के नजरिए से देखिएगा तो V1 को आप प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। कौन सा टेंस में? समय ये बताएगा प्रेजेंट का, अच्छा से लिख लीजिए, ये प्रेजेंट सेंस देता है। ये कौन सा देगा? पास्ट सेंस देगा। ये परफेक्ट सेंस देता है, और ये कॉन्टिन्यूअस और ये भी पुनः प्रेजेंट का ही बोध देता है। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा V1 जो होता है प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस, V3 परफेक्ट टेंस, V4 कॉन्टिन्यूअस और V5 पुनः प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब समराइज करें तो देखिए प्रेजेंट में कितने स्वरूप आ गए आपका? 2 स्वरूप, V1 और क्या V5। यानी प्रेजेंट स्वरूप का V1 या V5 रूप लेगा, कॉन्टिन्यूअस का क्या रूप ले लेगा? आईएनजी रूप लेगा। यानी ये पांचों का हम स्वरूप में आपको बता दें। अभी आपने सीखा कि V1 क्या हो जाएगा? ऑलवेज प्लूरल। V5 यानी एस लग गया तो ऑलवेज सिंगुलर। V1 किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट में। और V5 भी पुनः किस में जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। चलिए अभी आप देख लीजिए ये सब बना कैसे, ये सभी कैसे बनता है। तो सब का उत्पत्ति किससे होगा? V1 से। यानी V1 से ही V2, V3, V4 और V5, यानी V1 से सभी का निर्माण हुआ। कैसे हुआ है? यदि V1 में एस या एस जोड़ें, जो अभी आपने यहां देखा, तो क्या बनेगा? V5। और V1 में अगर आईएनजी जोड़ दिए तो क्या बनेगा? V4, जिससे हम क्या रूप लेते हैं? कंटिन्यूअस रूप। और यदि V1 में अगर हम डी, ई डी, टी, एन, ईएन ये सभी अगर जोड़ दें तो पास्ट रूप भी और परफेक्ट रूप भी बनेगा। तो ये तो निर्माण आपने देख लिया कि V1 में एस हो गया तो V5 हो गया, V1 में आईएनजी है तो V4 कंटिन्यूअस हो गया, और डी, ई डी, टी ये सब जुड़ गया तो पास्ट और परफेक्ट दोनों का रूप हो गया। चलिए आगे देखिए, ये जो 2 रूप है V1 और V5, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रेजेंट स्वरूप है। V1 और V5 प्रेजेंट स्वरूप है। तो अब यहाँ पे एक बात आ रहा है कि देखिएगा ये सब मेन वर्ब की तरह काम करने वालों को 5 स्वरूप में बांटे हैं। जो मेन वर्ब हो या मेन वर्ब की तरह काम करने वाला, तो स्वाभाविक है। तो कुछ पॉइंट ऐसा है कि V1, V2 और V5, V1, V2 और V5 किसी भी वाक्य में अफर्मेटिव स्वरूप में, यानी वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। V1, V2 और V5 किसी भी वाक्य में बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। ध्यान देंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। V1, V2 और V5 किसी भी वाक्य में जो वाक्य होना चाहिए अफर्मेटिव, यानी वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे आएंगे? बिना हेल्पिंग वर्ब के। बिना हेल्पिंग वर्ब के, जैसे देखिए मैं खाता हूं, राम खाता है। आप ही बताइए, राम कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में है ना, राम क्या है? सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे खाना सब ले रहे हैं, ये ट्रीट मैंने खाना, तो क्या एस लगावे कि नहीं लगावे? लगावेंगे। आपने सीखा ना ट्रीट, अगर नाउन में एस नहीं है तो भर में लगाना है, और भर में है तो नाउन में। यानी एक तरफ है तो एक तरफ नहीं है। क्लियर? ये तो दिमाग बैठाना, एक तरफ है तो एक तरफ नहीं है, तो इसमें तो नहीं है तो यहाँ लगाएंगे। तो राम ईट्स ए मैंगो, सिंपल शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। अब बताइए ईट्स यहाँ पे क्या है? V5 है। V5 है। अभी आपने क्या सीखा कि V1, V2 और V5 बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। तो यहाँ पे कोई इसका हेल्प करने के लिए तो नहीं आया ना। ये सब क्या अफर्मेटिव में है, यानी निगेटिव वाले इसमें यूज नहीं किए हैं। तो ये सभी का काम जो यहाँ V5 का है या V1 का होगा या V2 का, वो इसमें हेल्प करने की जरूरत नहीं है इसको, ये खुद मेन मालिक के रूप में ही आएगा। जैसे राम आम खाता है, उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे वे लोग आम खाते हैं तो दे ईट ए मैंगो, है ना, दे ईट ए मैंगो। उसने खाया, राम खाया, राम ईट ए मैंगो। तो यहाँ कहीं भी हेल्पिंग की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से हम अभी सीखे कि इसकी हेल्पिंग की जरूरत नहीं पड़ता है, तो यहाँ पॉइंट बढ़ाना है, दिमाग में बैठाइएगा कि अफर्मेटिव में नहीं होता हेल्पिंग की। जैसे निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ बिना हेल्पिंग की
वो वाक्य नहीं बनेगा, वो अर्थफुल नहीं होगा। यानी यहाँ निगेटिव जैसे ही करेंगे तो समझिएगा वहाँ हेल्पिंग ऑटोमेटिकली आएगा, अवश्य आएगा। यानी V1, V2 और V5 का अगर हम निगेटिव स्वरूप लेंगे, निगेटिव स्वरूप लेंगे, वाक्य को निगेटिव बनाएंगे इस स्वरूप को, तो यहाँ हेल्पिंग जरूर चाहिए। यानी सभी के लिए हेल्पिंग क्या रहता है तो समझिएगा, V1 में यहाँ छिपा हुआ हेल्प करेगा डू। V1 में क्या छिपेगा? डू से, V2 से डीड को, और V5 को डज को। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। यानी V1 में छिपा हुआ है क्या है? डू। V2 में क्या छिपा हुआ है? डीड। अब V5 में क्या छिपा हुआ? डज। अगर जैसे ही डू, डीड, डज ये सबसे बाहर निकला तो ये सभी के सभी मूल स्वरूप में चल जाएगा। इसका मतलब जैसे V5 से डज को बाहर निकाले तो V5 किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? V1 में। V2 किस में चल जाएगा? V1 में। अच्छा से साफ कर देते हैं आपका, यानी V1 में, ये भी किस में चल जाएगा? V1 में। ये तो खुद ही V1 है ही है, तो ये भी पुनः V1 में ही रह जाएगा। क्लियर, समझ गए? यानी जैसे ही ये सभी में आप डू, डी, डज को बाहर निकालोगे तो सब किस में चल जाएगा? मूल स्वरूप V1 में। जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा रहेगा आपको बनाने में भी। जैसे कहे राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, आपका V5 है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको निगेटिव बनाना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो राम। अब इसका V5 का सहायता कौन करेगा? क्या छिपा हुआ है? डज। डज निकालें, डज। निगेटिव करेंगे, नॉट लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब ईट्स का स्वरूप किस में आ जाएगा? V1 में। तो ईट्स का स्वरूप V1 का क्या है? ईट हो गया। तो राम डज नॉट ईट ए मैंगो। यानी यहाँ पे V5 किस में आ गया? कन्वर्ट करेगा V1 में। क्यों किया? निगेटिव बनाएंगे तो। पुनः इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अगर इससे क्वेश्चन करें तो भी यही हम प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या राम खाता है? डज राम ईट ए मैंगो। यानी अगर हम, अभी आपने सीखा कि यदि हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव, यानी निगेटिव या क्या चीज? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का अगर हम प्रक्रिया करें, किसमें करें? V1 या V2 या V5 में, तो आपको अवश्य ही क्या जरूरत पड़ेगा? डू, डीड और डज का। क्लियर, समझ गए? यानी V1, V2, V5 का जब आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव करेंगे तो इसके बिना संभव नहीं है। और जैसे ही डू, डज, डीड में आएगा तो सब तीनों के तीनों किस में चेंज हो जाएगा? V1 में। तीनों के तीनों स्वरूप किस में चल जाएगा? V1 में। यानी ईट्स होगा तो आपका ईट में चल जाएगा। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ईट्स का मतलब कह सकते हैं जो V5 है इसमें क्या छिपा हुआ है? डज। यानी ईट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डज इट, डज इट एट, एट क्या लिख सकते हैं? डिड इट। क्या लिख सकते हैं? डिड इट लिख सकते हैं। पुनः ईट रहेगा, ईट रहेगा, क्या लिख सकते हैं? डू इट, डू इट। यानी यहाँ जो डू, डज, डीड में जैसी बाहर दिखेगा तो मूल स्वरूप में सब चल जाएगा। मूल स्वरूप किस में? V1 में। क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे बढ़िए। अभी तक आपने सीखा जो मेन वर्ब का स्वरूप है या जो मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, उसे 5 पार्टिकल में आपने रखा। पांचों को आपने स्टडी कर रहे हैं कि 5 में क्या से? V1 प्रेजेंट, V5 भी प्रेजेंट। V1 उत्पत्ति रूप होता है जो प्लुरल है, V5 एसीएस जुड़कर बनता है जो सिंगुलर बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, V3 और V4 कभी वाक्य में अकेला नहीं आता है। V3 और V4 कभी भी वाक्य में अकेला नहीं आएगा, अकेला नहीं आएगा। चाहे वो वाक्य अफर्मेटिव में रखिए, निगेटिव में रखिए या इंट्रोगेटिव, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जब भी V3 V4 का यूज करना होगा तो इसके लिए हमेशा आपको क्या बुलाना होगा? हेल्पिंग वर्ब को। क्या बुलाना होगा? हेल्पिंग वर्ब को। यानी आप यहां तक समझा कि V3 V4 बिना नौकर के नहीं आएगा,
V1 V2 और V5 बिना नौकर के आएगा कब? अफर्मेटिव में आएगा, लेकिन उसे जब इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे तो उसे भी नौकर की जरूरत पड़ेगा। अब आगे देखिए, थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं। अभी आपने भी जो पढ़ रहे हैं मेन वर्ब जो एक्शन का शब्द है नाननी, उसका 5 पार्टिकल होता है, अभी पढ़े। लेकिन ये इसके साथ साथ उस शब्द को भी 5 पार्टिकल में बनाएंगे जो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। यानी अभी तक सीखिएगा कि जो मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब है नहीं, वो मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा, उसे भी 5 स्वरूप में बांटिएगा, उसे भी 5 स्वरूप में रखना है। मैंने पॉइंट देखना है, जो मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा उसे भी 5 स्वरूप में रखते हैं, जिससे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यानी मुख्य सहायक क्रिया, जिसे आप क्या कहते हो? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी कहिए ये एक्शन नहीं बताएगा, यानी ये जो शब्द आप लिख रहे हैं ना, ये एक्शन बताने वाला शब्द नहीं है, ये एक्शन नहीं बताएगा, बल्कि क्या? स्टेट बताएगा, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह रहेगा और उससे हम 5 स्वरूप में रखेंगे। आप यहाँ पे कहना है कि मेन वर्ब की कैसे रहेगा, कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी स्वरूप है उसको पहले पहचान लीजिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी का स्वरूप कौन कौन सा होता है, उसे भी 5 स्वरूप में आप बांट दिएगा। कैसे बांटेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी हर 3 ही ग्रुप में होता है। 3 ग्रुप में बांटेंगे, बी ग्रुप में, डू ग्रुप में और है ग्रुप में। ध्यान से समझिएगा, ये 3 ग्रुप में बांटा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी को, बी ग्रुप, डू ग्रुप और है ग्रुप। ये 3 ग्रुप को और हर ग्रुप को 5 स्वरूप में बांटेंगे, V1 से V5, इसको भी V1 से V5 और इसको भी V1 से V5। यही 3 ग्रुप हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका काम ये तीनों का है, मेन वर्ब की तरह भी कार्य करेगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। यानी ये मालिक भी बनेगा और नौकर भी बनेगा, दोनों का फंक्शन करेगा। तो ये तीनों का हम 5 स्वरूप देख लेते हैं। भी देख लीजिए, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का 5 स्वरूप आप अच्छा से देख लीजिए तीनों ग्रुप का, यानी V1, V2, V3, V4 और V5। चलिए अच्छा से देख लेते हैं, ये 5 स्वरूप तीनों ग्रुप का देख लीजिए, बी ग्रुप, डू ग्रुप और है ग्रुप। देखिए, बी ग्रुप का V1 यानी मूल उत्पत्ति, जो ऑलवेज क्या होता है? प्लुरल। आपने सीखा है जस्ट इसके पहले, V1 ऑलवेज क्या होता है? प्लुरल। और ये क्या होता है? ऑलवेज सिंगुलर। ये तो क्लियर है आप लोग का। यानी बी ग्रुप का V1 स्वरूप खुद हो गया बी, एन और आर। ध्यान दीजिएगा, एन को लेकर आई एम एक्सेप्शनली को रखा जाता है। आई एम सिर्फ आई के लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं बनेगा। आई एम सिर्फ आई के लिए बना, यानी आई एम जो है नेचर में सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शन जो होता है प्लुरल, यानी आई के साथ करता है। ध्यान दीजिएगा बस। V2 में क्या हो जाएगा? वाज वेयर। V2 में क्या हो गया? वाज वेयर। V3 जो पार्टिसिपल होता है वो बीन हो गया, और V4 में बीइंग हो गया, और V5 में ईच हो गया। ध्यान से, यानी बी ग्रुप का क्या क्या हो गया? आर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लुरल। ईच कहें तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वाज वेयर हो गया पास्ट स्वरूप, पार्टिसिपल बीइंग हो गया, अब V4 का रूप हो गया कंटिन्यूअस बीइंग का रूप लेगा। डू क्या हो गया? डू ऑलवेज हो जाएगा V1 में, डीड हो जाएगा पास्ट स्वरूप में, डन हो जाएगा पार्टिसिपल में, डूइंग हो गया कंटिन्यूअस में, और डज हो जाएगा V5 सिंगुलर रूप में। हैव का क्या हो गया? पुनः हैव हो गया प्लुरल रूप में। हैड भी हो जाता है V2 में, और हैड भी होता है V3, यानी पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल यानी परफेक्ट रूप में भी। और ये V4 हो गया हैविंग कंटिन्यूअस रूप में, और ये हो गया ई हैज। क्या हो गया? हैज। अच्छा से लिख लीजिए इसको, हैज, यानी हैज ऑल क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, जितने भी V5 में आपने लिखा सब के अंत में एस लगा हुआ। देखिए, ईज में भी एस है, डज में भी एस है, और क्या है?
हैज में बी एस है, यानी V5 यानी VS जो इसको बोल सकते हैं, ए से ES रूप ही क्या हो जाएगा, सिंगुलर होता है। यानी ये जो आपने चेहरा देखा है टोटल, ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये सब चेहरे हैं, ये सभी का काम जो है मेन वर्ब की तरह भी होगा और हेल्पिंग की तरफ होगा। आप पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि ये सभी जो शब्द हैं बी एज ईज एम आर बाज बेयर, यदि वाक्य में अकेले आ जाए, नोट करेंगे समझिएगा, यदि वाक्य में अकेले आ जाए तो ऑलवेज वो मेन वर्ब होगा। पहचानेंगे कि वाक्य में यदि ये सभी का प्रयोग आप अकेले कर रहे हैं, सिर्फ यही लोग आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा है इसके साथ, तो वे पक्का मेन वर्ब का रूप लेगा, मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा। जैसे देखिए, जैसे इसको मिटा रहे हैं हम, देखिएगा कैसे कैसे समझेंगे। जैसे एक दो वाक्य हम बनाते हैं, आई हैव ईटेन ए मैंगो, मैंने आम खाया है। अब आपसे पूछे यहाँ है क्या कर रहा, मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है ये है, तो आप कहेंगे ना, अच्छा से सीख चुके हैं ना, क्या कहेंगे, मेन वर्ब है क्या, नहीं ना, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। क्यों, मेन वर्ब के रूप में तो ये आया ना, यहाँ अकेले आया है क्या, इस वाक्य में है अकेले आया है वर्ब के रूप में, तो जीना ये भी तो वर्ब है, ईट का V3 है ना, ईट एट ईटेन, तो यहाँ तो है इसके लिए क्या किया, सहायता करने के लिए आया, यानी ईटेन का सहायक कौन बना है, यानी ये मेन वर्ब के रूप में नहीं है हैव का काम, यानी है यहाँ मेन वर्ब नहीं है। लेकिन दूसरा वाक्य आप देखिए, दूसरा वाक्य में देखिए पता चल जाएगा, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में हैव के अलावा कोई अन्य शब्द है वर्ब का रूप में, कोई नहीं है। इसका मतलब हैव यहाँ अकेले आया है, अकेला है, जिस कारण से ऑलवेज किस का फंक्शन करेगा, मेन वर्ब के रूप में। आप सीख चुके हैं ना कि कोई भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कैसे बनेगा, जब वह वाक्य में कैसा आएगा, अकेला। अगर वाक्य में अकेला आया तभी वो मेन वर्ब का रूप लेगा, और यदि वो सहायता करने के लिए आया है तो वो पक्का मेन वर्ब के पहले होगा। यानी यहाँ क्लियर समझ गए दो पॉइंट, अकेले आएगा तो मेन वर्ब होगा, और जब वो हेल्पिंग वर्ब का रूप लेगा तो कैसे आएगा, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। यदि मेन वर्ब के पहले आया तो वो पक्का हेल्पिंग का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब, और अकेले आया, अकेला रहेगा तो क्या होगा, मेन वर्ब का रूप लेगा। ये दो स्पष्ट हो गया, समझ जाइएगा, कहीं फंसेंगे नहीं आप लोग कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का पहचान अकेले आएगा, मेन वर्ब का रूप लेगा, और यदि नौकर यानी हेल्पिंग हो तो मेन वर्ब के साथ रहेगा, मेन वर्ब के पहले रहेगा। देखिए आपने देखा है कि जो भी सब्जेक्ट का रूप नाउन सिंगुलर ले रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, प्लूरल ले रहा है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ये सब का आपने भी अध्ययन कर चुके हैं, वर्ब के पांचों स्वरूप के बारे में जान चुके हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी का लक्षण आपने देख लिया, कौन सा वर्ब का रूप क्या है, V1 आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लूरल, V5 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंगुलर। ये सब क्लियर हो चुका आप लोग का। फंक्शन आपने देखा कि नाउन का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, वर्ब का फंक्शन क्या है, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो वर्ब का भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को हम खत्म करते हैं। स्वागत है।